हेलो स्टूडेंट, मैं नवीन कुमार आर्य क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस और साल्ट का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, यानी एसिड और बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कितने वीक होते हैं, इस चीज़ के विषय में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग है और कितने वीक है, इस चीज़ को मापने के लिए हम यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो समझते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का डेफिनेशन, इट्स शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। चूँकि हम जानते हैं कि H प्लस आयन सोल्यूशन में पाया जाता है, तो कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसमें H प्लस आयन पाया जाता है, वैसे सभी सोल्यूशन में H प्लस आयन पाया ही जाता है। ठीक है, तो किसी में कम किसी में ज़्यादा होता है, तो अलग अलग कलर देता है अलग अलग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पे। यानी जिसमें ज़्यादा आयन होगा H प्लस आयन का, उसका थोड़ा अलग कलर देगा, जिसमें कम H प्लस आयन होगा उसका कुछ अलग कलर देगा। ठीक है, तो कलर देने का काम करता है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पे देता है। और अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं जिनके अलग अलग H प्लस आयन होते हैं, उन सभी पे क्या करता है, अलग अलग कलर देता है। क्या चीज़? यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इसका क्या यूज, कैसे यूज करके हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का pH वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ आपके सामने है pH स्केल, इसको हम क्या बोलते हैं, pH स्केल। इसमें 0 से लेकर 14 तक आपके नंबर होते हैं। और इसमें आप रेक्टेंगुलर डब्बा देख सकते हैं, ये आपका एक रेक्टेंगुलर डब्बे की तरह होता है। इसमें टोटल आपके पास 14 रेक्टेंगुलर डब्बे होते हैं, जिसमें अलग अलग कलर होता है। इन डब्बों में क्या होता है आपका अलग अलग, जैसे ये आपके 14 डब्बे जो हैं, आप समझ गए होंगे। ये जो डब्बे हैं, इन डब्बों में अलग अलग डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं। तो एक चीज़ जो सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए कि इन डब्बों में पहली बात तो कलर होते हैं, ठीक है, अलग अलग के। और दूसरा, जितने भी हमारे पास सॉल्यूशन होता है सभी में H प्लस आयन होते ही होते हैं। ठीक है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। और आपने पढ़ा होगा एसिड का डेफिनेशन, एसिड का डेफिनेशन अनुसार pH वैल्यू क्या होती है इसकी, 7 से। आपको प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी एसिड की, उसमें 7 से कम होती है। और बेस की क्या होती है, 7 से ज़्यादा होती है। तो जिसमें H प्लस आयन ज़्यादा होता है वो एसिडिक शो करते हैं। ठीक है, और जिनमें OH आयन ज़्यादा होती है वो क्या शो करते हैं, जिनमें OH आयन ज़्यादा होती है वो बेस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एसिड में केवल H प्लस आयन ही होते हैं, OH आयन भी होते हैं, OH निगेटिव आयन होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं। जबकि किसी बेस में भी H प्लस आयन हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, कम मात्रा में होंगे, OH निगेटिव आयन ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो इस प्रकार एसिड हो या बेस, दोनों को हम H प्लस आयन के बेस पे क्या करते हैं, उसे मेजर कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेस है। और कोई चीज़ ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। अगर वो कोई चीज़ बेस है तो उसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। और कोई चीज़ न्यूट्रल है, न्यूट्रल में क्या होता है आपका, न्यूट्रल में आपका H प्लस आयन और OH निगेटिव आयन दोनों क्या होंगे, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि एसिड नेचर इंक्रीज, कहाँ से इंक्रीज होता है एसिडिक नेचर, 7 से लेके इधर में। बेसिस नेचर कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके इधर में। तो इंक्रीज इन H प्लस आयन, यहाँ जो मैंने इस चीज़ को लिख भी दिया, डिक्रीज इन H प्लस आयन। तो इधर में क्या हो रहा है, 7 से इधर H प्लस आयन डिक्रीज हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी एसिड में क्या होता है, H प्लस आयन इंक्रीज होता है, और बेस में क्या होता है, H प्लस आयन डिक्रीज होता है। और OH निगेटिव आयन बेस में बढ़ता है, और OH निगेटिव आयन क्या होता है, एसिड में घटता है। ये सभी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है। अब बात ये पड़ता है कि हम pH वैल्यू मापते कैसे, किसी सॉल्यूशन की pH वैल्यू हम कैसे मापते हैं, कैसे बताएंगे कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई चीज़ एसिड है या बेस है। इस चीज़ को मापने के लिए कैसे pH वैल्यू का हम यूज करते हैं, इसे समझते हैं। यहाँ हमने लिखा है कि एवरी नंबर ऑन pH स्केल शोज स्पेसिफिक H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन विथ स्पेसिफिक कलर। यानी जब हम
यूनिवर्सल इंडिकेटर को, जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जब हम अपने यूनिवर्सल इंडिकेटर को कोई सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या करता है कि विशेष कलर देता है, और उस कलर को पीएच पे जांच करते हैं तो उसका पीएच मान हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे, और डालने के बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है एक विशेष कलर का हो जाएगा। उसकी जांच हम किस पे करते हैं, पीएच स्केल पे करते हैं। तो पीएच स्केल जो है उस पर जांच करने के बाद जिसमें कलर मैच करेगा तो हम मान लेंगे कि उसकी पीएच वैल्यू उतनी है। तो ऐसे करके हम पीएच वैल्यू किसी भी चीज़ का, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सबकी माप करते हैं। ठीक है, तो आपका पीएच जो स्केल होता है उसमें कलर होता है, यहाँ पर मैंने कलरलेस लिखा था कि कलर यहाँ करना पड़ता मुझे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ भी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर को क्या करते हैं कि सॉल्यूशन में डालेंगे और वो क्या करेगा, कलर देगा। कलर वो क्या करते हैं, पीएच वैल्यू जो हमारा पीएच पैमाना जो होता है, अब बुक में भी देख सकते हैं उसमें दिया हुआ था, तो उसमें कलर पे फिर जांच करते हैं। जांच करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका पीएच वैल्यू निकाल लेते हैं बहुत आसानी से। तो स्टूडेंट चलते हैं अब टेबल 2.2 की ओर। आपका बुक में दिया है टेबल 2.2, तो इसमें कुछ सॉल्यूशन का नेम दिया होता है, आपको कुछ सॉल्यूशन का नेम दिया रहता है। अब इसमें पूछता है कि कलर ऑफ पीएच हमें बताना होता है, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना होता है, और नेचर बताना होता है। ठीक है, कि कैसा नेचर है, उसका कलर कैसा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी बताने होते हैं हमें। तो देखते हैं आपका ये सलाइवा जो होता है बिफोर मील, यानी खाना खाने से पहले जो होता है सलाइवा, वो कितना होता है, इसका अप्रोक्स वैल्यू 7.4 होता है। ठीक है, और वो ग्रीन होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का, मतलब इस पीएच वैल्यू पे जो आता है, इसकी वैल्यू जो आता है इंडिकेटर पे, यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो क्या आता है, ग्रीन आता है। इसका नेचर कैसा होता है, वीक बेस होता है। ये क्या होता है, बेस होता है। तो सीधी सी बात, जब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 7.4, 7 से जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो आपका बेसिस हो जाता है। तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि वीक बेस है। ऐसे करके सलाइवा आफ्टर मील, ये क्या होता है, डिपेंडेंट अपॉन फूड, ये फूड पर डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं, उसके अनुसार वो पीएच वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें फूड पे डिपेंड करेगा। आगे देखते हैं हम लेमन जूस। लेमन जूस का जो पीएच वैल्यू होता है 2.5। सीधे से पता है हम, जो लेमन जो होता है क्या होता है, एसिडिक होता है। तो एसिडिक होता है तो ये स्ट्रॉन्ग भी एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और क्या कलर देता है, पिंक कलर देता है पीएच वैल्यू पे। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर को जब हम डालेंगे लेमन जूस में तो किस चीज़ का कलर देगा, पिंक कलर देता है। अब कैसा होता है, 2.5 में पता है एसिडिक होता है। 7 से कम जो होगा एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिस, और 7 क्या होता है, न्यूट्रल। तो स्टूडेंट अब देखते हैं कलरलेस एरेटेड ड्रिंक। इसका कलर क्या होता है, इसका पीएच वैल्यू 5 से 6 होता है। येलो ग्रीन, येलो भी हो सकता है, येलो ग्रीन मतलब दोनों मिक्स होता है। और ये क्या होता है, एसिडिक होता है, 5 और 6, यानी 7 से कम है तो एसिडिक। कैरोट जूस, ये भी येलो ग्रीन होता है कलर इसका। पीएच वैल्यू कितना आता है, तो येलो ग्रीन 5 और 6 के बीच में होता है। एसिडिक होता है, कलर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो स्टूडेंट कैरेट जूस हो गया। अब देखते हैं कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का क्या है, कॉफ़ी जो होता है आपका पीएच वैल्यू 5 होती है, और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पर येलो कलर देता है। और ये भी क्या होता है, 7 से कम, यानी एसिडिक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं टोमेटो जूस। टोमेटो जूस क्या होता है आपका, ये ऑरेंज होता है। ये जो होता है ऑरेंज नहीं होता है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है उस पर कौन सा कलर देता है, ऑरेंज कलर देता है, जो क्या होता है 4.1 पे होता है। और ये किस प्रकार का, सीरीज बात 7 से कम है तो एसिडिक है। टैप वाटर, ठीक है, आप टैप वाटर को देखते हैं। टैप वाटर जो है ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर पे कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। जब इसको मापते हैं पीएच स्केल पे तो कितना पे आता है, 6.5 से 8.5 पे। और ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल से इसलिए क्योंकि 7 से थोड़ा कम थोड़ा अधिक हो सकता है, इसीलिए न्यूट्रल इसे माना जाए। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है ये बेस है, बेस यानी पर्पल होगा, 14 होता है, यानी 14 पूरी तरह नहीं होता, 14 के आसपास होता है, 12 से 14 के बीच में। ठीक है, फिर ये बेसिस होता है। ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या होता है, रेड कलर देता है। किस चीज़ पे पता है ना आपको, किस चीज़ पे रेड कलर देगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर पे। जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को HCl में डालते हैं कैसा कलर देगा भैया, रेड कलर देगा। ठीक है, और रेड कलर देगा तो मतलब समझ लीजिए कि क्या है,
रेड कलर जो आता है सबसे 0 और 1 के बीच में होता है। तो जब आप पीएच स्केल देख लीजिएगा बुक में जो है आपका टेबल 2.2 से नीचे पीएच स्केल दिया हुआ है। तो जब आप एचसीएल में डालिएगा ना यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो कैसे कलर देगा, रेड कलर है। जब आपको पीएच स्केल से मैप कीजिएगा तो 0 आएगा इसका, 0 और 1 के बीच में। और ये क्या है, एसिडिक, 7 से कम, इसीलिए एसिडिक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं पीएच स्केल तो हमने देख लिया है। किसी भी सॉल्यूशन जो दिया हुआ है उसका हम पीएच स्केल कैसे निकालेंगे, पहले क्या करते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर उसमें डालते हैं। डालने के बाद जो कलर देता है उस कलर की जांच करते हैं, पता लगाते हैं कितने नंबर पे है। तो इस तरह करके हम पता लगा लेते हैं ये वाला नंबर है इसका पीएच मान, इसका पीएच वैल्यू इतना है। और 7 से कम होती है तो सीधी बात एसिडिक है, 7 से ज़्यादा होती है तो वो आपका बेसिस हो जाता है, 7 है तो न्यूट्रल है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या महत्व है पीएच स्केल का, पीएच वैल्यू का क्या महत्व है, इस चीज़ को हम जानते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। हमें बताना है क्या एनिमल्स और जो प्लांट होते हैं ये भी पीएच सेंसिटिव होते हैं कि नहीं होते हैं, इस चीज़ के विषय में डिस्कशन करेंगे। तो आवर बॉडी वर्क्स विथ इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8 एंड लिविंग organism कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। तो हमारा जो बॉडी है उसका पीएच रेंज जो होता है 7 से लेके 7.8 तक होता है। ठीक है, कितना, 7 से लेके 7.8 तक ही हमारे बॉडी का जो पीएच रेंज होता है इतनी होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होते हैं, वो सर्वाइव कवर करते हैं नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंजेस, यानी ज़्यादा उनमें पीएच चेंजेस हो गया तो मर जाते हैं। ठीक है, तो बहुत कम मात्रा भर, जैसे देख लीजिए हम जो हैं ह्यूमन बॉडी जो है, और बॉडी कितना 7 से लेके 7.8, यानी बहुत कम, इससे ज़्यादा का बदलाव होता है तो शरीर में गड़बड़ी हो जाती है। तो बहुत नैरो रेंज तक ही हम लोग क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। जो हमारे एनिमल हो गए या जो प्लांट्स होते हैं इनके भी एक नैरो रेंज तक की पीएच वैल्यू सर्वाइव कर पाती है, ज़्यादा बदलाव होने पर मृत्यु भी हो जाती है। आगे देखते हैं, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। जब क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है अगर उसका टैप वाटर, इन जो बरसे का पानी होता है, अगर इसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है तो इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। तो क्या कहते हैं उसे, हम एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, तो दिस रेन वाटर फॉलो इनटू रिवर एंड इफेक्ट एक्वाटिक लाइफ। और क्या करता है कि ये जो रेन वाटर होता है एसिडिक रेन वाटर, ये फॉलो किस में करता है, रिवर में करता है। और क्या करता है, एक्वेटिक लाइफ जिसमें मछली, मतलब जो भी एक्वेटिक लाइफ क्या होता है, जो आपका समुद्र में या नदी में जो जीव जंतु रहते हैं उसे बोलते हैं। तो एक्वेटिक लाइफ पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है। कैसा रेन, आपका एसिडिक रेन। तो ये था आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। ठीक है, आगे देखते हैं पीएच ऑफ सॉइल, जो मिट्टी का क्या पीएच वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ जो है स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रो ऑफ प्लांट। तो जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके लिए क्या होता है, उनकी हेल्दी ग्रो के लिए एक स्पेसिफिक रेंज होता है पीएच वैल्यू की। हर मतलब अलग अलग प्लांट हो सकते हैं जिनका अलग अलग पीएच वैल्यू हो, लेकिन इनकी स्पेसिफिक रेंज होता है कि हाँ इतना से लेकर इतना के बीच में ये सर्वाइव कर सकते हैं, या प्लांट इनके बेहतरीन ग्रो हो सकती है। तो हर एक प्लांट के लिए भी एक पीएच वैल्यू, हर एक प्लांट के लिए एक सॉइल की जो होता है पीएच वैल्यू निर्धारित होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पीएच इन और डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो स्टोमच प्रोड्यूस एचसीएल। स्टोमच क्या होता है, हमारे पाचन तंत्र के अंदर होता है। तो स्टोमच प्रोड्यूस एचसीएल, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमच। तो हमारे शरीर के अंदर स्टोमच जो होता है उसके अंदर क्या होता है, वो एचसीएल प्रोड्यूस करता है स्टोमच। और क्या करता है कि ये एचसीएल जो होता है हमारे खाने को पचाने में मदद करता है बिना वो खुद को नुकसान पहुंचाए। स्टोमच जो होता है बिना खुद को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि हम बता सकते हैं कि यहाँ जो स्टोमच जो होता है वो एचसीएल प्रोड्यूस करता है। और एचसीएल जो होता है हाई स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड हाथ पर भी डाल दिया जाए तो हाथ को जला सकता है। तो ऐसा एसिड जो हमारे खाना को पचाता है। लेकिन एचसीएल के अंदर और भी बहुत सारे केमिकल होते हैं जो इसके प्रभाव को कम करते हैं उस समय।
इसके साथ और भी केमिकल होते हैं जो इसके इफेक्ट को कम करते हैं। तो इस कारण क्या करता है, ये केवल खाना को ही पचाता है और किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टोमच प्रोड्यूस टू मच एसिड। और कभी कभी क्या होता है कि हमें इनडाइजेशन हो जाता है, खाना अपच हो जाती है। तो अपच के दौरान क्या होता है हमें कि एचसीएल ज़्यादा मात्रा में शरीर से स्टोमच छोड़ता है, जिससे कारण क्या हो जाती है हमें एसिडिटी हो जाती है। एंड दिस कॉज पेन एंड इरेशन। इन दिस कंडीशन वी यूज बेस कॉल्ड एंटासिड लाइक एमजीओ यानी और इनो डाइजिन और डाइडेडस और भी चीज़ें। तो क्या होता है कि जब एचसीएल ज़्यादा मात्रा में हमारे स्टोमच छोड़ता है पेट में, तो हमें पेन होने लगती है और इरिटेशन घबराहट होने लगती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्या होता है, ये बेस होते हैं, ये क्या करते हैं एसिड को कम करने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया एंटा एसिड बोला जाता है। ठीक है, जैसे आप अगर पेट में ज़्यादा एसिड हो जाता है तो हम क्या करते हैं इनो लेते हैं या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या जब इनो लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है पेट में एसिडिटी की समस्या ख़त्म हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ये जो एंटासिड लेते हैं बेस होते हैं और एसिड बेस मिलके क्या बनाते हैं न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हमारे और डाइजेशन सिस्टम में भी पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए आगे देखते हैं। पीएच चेंजेस एज कॉज ऑफ टूथ डिके। जो हमारा दांत होता है इसमें सड़ने में भी पीएच का रोल होता है। व्हेन पीएच ऑफ माउथ गोज बिलो 5.5 एसिड क्रोडेड टूथ इनेमल एंड डिकेइंग ऑफ टूथ स्टार्ट। तो क्या होता है कि जब हमारा माउथ जो होता है इसका पीएच वैल्यू जो होता है 5.5 से जब बिलो हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्या होते हैं हमारे जो टूथ होते हैं उसका सड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया इन आवर माउथ प्रोड्यूस एसिडिटी डिग्रे सॉरी ये मिट गया है थोड़ा ऑफ फूड। ठीक है, तो क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है हमारे खाने को सड़ाता है और क्या बनाता है हमारे जो दांतें हैं उनमें एक एसिड बनाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है हमारे दांत जो है सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज माइल्ड बेसिक टूथपेस्ट एंड माउथ वॉश आफ्टर ईटिंग। तो इसके लिए क्या रिकमेंडेड होता है कि जब हम खाना खाएं, खाना खाने के बाद क्या करें, या तो माउथ वॉश करें और क्या करें टूथपेस्ट भी करें। ठीक है, तो पीएच जो चेंजेस जो है हमारे माउथ के अंदर और 5.5 से बिलो हो जाती है तो हमारे दांत क्या होते हैं सड़ने लगते हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या रिकमेंडेड होता है कि आप बेसिक टूथपेस्ट यूज करें जो बेसिक होते हैं, क्योंकि एसिड होता है, एसिडिटी मतलब एसिड जो होता है बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं और दांत को सड़ाते हैं। तो एसिड के कारण दांत सड़ने लगते हैं, इसीलिए बेसिक टूथपेस्ट यूज करना चाहिए हमें या माउथ वॉश करना चाहिए खाने के बाद। ठीक है, दोनों तरीके हैं जिससे अब हम दांत को सड़ने से बचा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। तो सेल्फ डिफेंस के तरीके से सेल्फ डिफेंस में भी यूज किए जाते हैं क्या चीज़ एसिड। तो कैसे यूज किया जाता है देखते हैं। कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स होते हैं जो खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए वारफेयर में यूज करते हैं, जैसे बी स्टिंग नेटल स्टिंग ऑल्सो कॉज पेन बर्न एंड इरिटेशन बिकॉज ऑफ मेथनोइक एसिड इन बी स्टिंग। क्या होता है बी स्टिंग और नेटल स्टिंग में, यानी बिच्छू के जो स्टिंग होता है और मधुमक्खी वाली जो स्टिंग होता है, इसमें क्या होता है कि आपका मेथनोइक एसिड होता है जो क्या करता है हमें पेन यानी दर्द भी कर, जो क्या होता है अगर शरीर में मार दे कोई डंक बिच्छू या कोई मधुमक्खी जो है अगर वो डंक मार दे तो इसमें क्या होता है हमें बहुत सारा पेन भी होता है और घबराहट भी होती है। तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है मेथनोइक एसिड। ठीक है, जो बी स्टिंग या नेटल स्टिंग में होता है। सो अप्लाई बेकिंग सोडा ऑन स्टिंग एरिया। तो हमें क्या करनी चाहिए उस समय कि जैसे बिच्छू या कोई बी स्टिंग या नेटल स्टिंग से जब मेथनोइक एसिड हमारे शरीर में जैसे जाए तुरंत हमें क्या करनी चाहिए बेकिंग सोडा उसकी जगह पे उस एरिया में यूज करना चाहिए जिस एरिया में स्टिंग लगाई, यानी जिस एरिया में बिच्छू या बी स्टिंग मधुमक्खी काटी हो उस एरिया में क्या करनी चाहिए हमें सोडा बेकिंग सोडा यूज करना चाहिए। ठीक है, तो वी कैन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ स्टिंग। तो इससे क्या हो जाता है जो इफेक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि मिथनोइक एसिड के लिए क्या चाहिए हमें कि बेस चाहिए होता है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस क्या यूज़ कर सकते हैं बेकिंग सोडा, जो सामान्यतः जनरली हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं टेबल 2.3 में।
सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड, कुछ और भी एसिड नेचुरली जो होते हैं हमारे नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके विषय में जानते हैं, जैसे लेमन जूस, ऑरेंज जूस, इन दोनों जूस में कौन सी एसिड पाए जाते हैं? सिट्रिक एसिड। टेबल 2.3 आप भर सकते हो यहाँ से। एंटीनेटल स्टिंग, जैसे आपकी बिच्छू की डंक हो गई या किसी एंट की डंक, उसमें क्या होता है? मेथोनिक एसिड होता है आपके। कर्ड या स्वीट मिल्क, दही या जो मीठा दूध हो, उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। टोमेटो में क्या होता है आपका? ऑक्जेलिक एसिड। टैमरिंड में क्या होता है आपका? टार्टरिक एसिड होता है। विंगर में क्या होता है आपका? विनेगर में क्या होता है आपका? सिरका जिसे बोलते हैं। विनेगर एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, इसमें एसिटिक एसिड होता है। तो ऐसे करके आप इसे टेबल 2 को बुक में भी भर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे मोर अबाउट साल्ट।